बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हिंदी व्याकरण में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है शब्द विचार, जिसे मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए। इंटरनेट की सहायता लेकर हिंदी भाषा का सबसे लंबा शब्द व उसका अर्थ लिखिए। तो आपको इंटरनेट की मदद लेनी है और वहाँ पे जो सबसे लंबा शब्द है उसको लिखना है और उसका अर्थ भी लिखना है। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। शब्द वह ध्वनि है जिससे व्यवहारिक रूप से किसी पदार्थ, स्थान या भाव का बोध होता है, जैसे टोकरी, इमली, उल्लू। इन शब्दों का अपना एक अर्थ है। इन्हें पढ़ते ही इनका अर्थ समझ में आ जाता है। विशेष शब्दों की रचना के लिए आवश्यक है कि ध्वनि वर्ण को निश्चित क्रम में रखा जाए। क्रम बदलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है या वह निरर्थक हो जाता है, जैसे रिकटो, मलई, लऊ। इन तीनों का अब कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इन्हें शब्द भी नहीं कहा जा सकता। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो ऊपर जो शब्द लिखे गए हैं उन्हीं को बदल करके उनके जो व्यंजन है उन्हें आगे पीछे करके लिखा गया है, जिससे हमें शब्द का पता नहीं चल रहा। तो शब्द के लिए आपके व्यंजन जो होते हैं उनका भी एक क्रम में लगा हुआ होना ज़रूरी होता है। अगर वो क्रम में नहीं लगे हुए होते तो उनका हमें अर्थ नहीं पता चलता, और अगर अर्थ नहीं पता चलता तो हमें वो शब्द नहीं पता चलता, तो वो शब्द कहलाने लायक नहीं होता। दो या दो से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति, रचना, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर किया गया है। अब यहाँ पे शब्दों का वर्गीकरण हमें बताया गया है। पहला है रचना के आधार पर कि उनकी रचना कैसी हुई है, फिर है उत्पत्ति के आधार पर कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, फिर है प्रयोग के आधार पर कि उनका कैसे प्रयोग किया जाता है हमारे वाक्य में, और फिर है अर्थ के आधार पर, क्योंकि शब्दों के अलग अलग अर्थ भी होते हैं, तो उनके अर्थ के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया गया है। अब इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है। एक होते हैं रूढ़ शब्द, दूसरे होते हैं यौगिक शब्द और तीसरे होते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे रथ, कलश, पेड़। तो आप इनको खंडित नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो शब्द है ये परंपरा जो है वो बहुत पहले से चली आ रही है। रथ, कलश और पेड़ के खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, अतः ये रूढ़ शब्द है। अब है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं तथा जिनके सार्थक खंड करने पर अर्थ निकलता है, इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे सेनापति, घुड़सवार। सेनापति शब्द सेना तथा पति और घुड़सवार शब्द घोड़ा तथा सवार शब्दों से मिलकर बने हैं, अतः ये यौगिक शब्द हैं। योगरूढ़ शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं परंतु किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे दशानन, लंबोदर। दशानन शब्द का प्रयोग रावण के लिए और लंबोदर का प्रयोग गणेश जी के लिए किया जाता है, इसलिए ये शब्द योगरूढ़ कहलाते हैं, क्योंकि ये शब्द तो होते हैं लेकिन ये अपने अर्थ के साथ साथ कोई दूसरा अर्थ भी हमें बताते हैं, जैसे दशानन, 10 सिर वाला। 10 सिर वाला किसे कहा जाता था? रावण को कहा जाता था। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्दों को चार भेदों में बांटा जाता है, या इनके चार भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों प्रयोग में किए जाते हैं, मतलब उनको छेड़ा नहीं जाता या उनको बदला नहीं जाता, वो वैसे की वैसे ही लिए जाते हैं। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे ग्रह, सत्य, नवरात्रि आदि। ये सब क्या है? संस्कृत के शब्द हैं जो कभी कभी आपने अपनी पाठ वगैरह में देखे होंगे। अगला है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में कुछ परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे घर, सच, नया, रात आदि। तो ये जो ऊपर आपने शब्द पढ़े थे, ग्रह, सत्य, नवरात्रि, इन्हीं की हिंदी रूप हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब इनको क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया है। अब उनका रूप बदल दिया गया है, तो ये तत्सम से क्या हो गए? तद्भव हो गए। नीचे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो तत्सम शब्द दिए गए हैं और तद्भव शब्द दिए गए हैं, जैसे कि अम्बा, हम तद्भव में अगर देखें तो अम्मा कहते हैं। जिह्वा यानी कि हमारी जीव, आश्रय यानी कि आसरा,
दुग्ध यानी कि दूध, उच्च यानी कि ऊंचा, नख नाखून, अंगुली मतलब उंगली, चर्म यानी कि चमड़ी, आश्चर्य अचरज, निद्रा यानी कि नींद, दंत जो हमारे दांत होते हैं, रात्रि रात, मस्तक माथा, कूप कुआं, अश्रु आंसू, कर्ण यानी कि कान, अग्नि आग, अर्धे आधा, अग्र यानी कि आगे, कर्म यानी कि काम, अंगुष्ठ यानी कि अंगूठा, अष्ट यानी कि 8, अंधकार यानी कि अंधेरा, कोकिल यानी कि कोयल, अक्षी यानी कि हमारी आंख, मक्षिका यानी कि मक्खी, धूम्र यानी कि धुआं, नृत्य यानी कि नाच, दंड डंडा और शत यानी कि 100। अगला है बच्चों देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में जन्म लेने वाले, अर्थात जो शब्द क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं अथवा उनके प्रभाव से विकसित हुए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खाट, लोटा, पगड़ी। अन्य देशज शब्द लुटिया, घाघरा, खटखटाना, बिंदी, झोला, रोटी, पेटी, खिचड़ी, झुग्गी, जूता आदि। तो ये सारे क्या हैं? देशज शब्द है। अब है विदेशी शब्द। वे शब्द जो समय समय पर विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे फारसी, गर्दन, गुब्बारा, आदमी, गुलाब, जमीन, जहर, शादी, शिकार, अनार, कारीगर, आसमान, नमक, दूर, सितार, कमर आदि। तो ये सब क्या है? ये सब जो शब्द है ये फारसी भाषा से आए हैं। फारसी क्या है? विदेशी भाषा है। अरबी, कानून, मेहनत, शतरंज, औरत, इशारा, इनाम, सबूत, मरीज, किस्सा, तकदीर, दफ्तर, सुबह, नमक, बाकी आदि। अंग्रेजी, कप, कार, कॉलेज, चॉकलेट, जज, कंपनी, इंजीनियर, स्कूल, स्टेशन, इंजन, फीस, लॉटरी, मिनट आदि। पुर्तगाली, गोदाम, कनस्तर, कमरा, तौलिया, नीलाम, संतरा, तंबाकू, मेज, गोभी, साबुन आदि। तुर्की, चाकू, कैंची, उर्दू, बंदूक, बहादुर, चाबी, तोप आदि। फ्रांसीसी, काजू, कारतूस, कूपन आदि। चीनी, चाय, लीची आदि। रूसी, स्पुतनिक, मिग आदि। जापानी, रिक्शा। अब तीसरा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अब विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल आदि के कारण रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द है। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी या अव्यय शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द, अब इसमें पहले आते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य को सूरज, रवि, दिनकर भी कहते हैं। कमल को पंकज, जलद, अरविंद भी कहते हैं। विलोम शब्द जो शब्द परस्पर विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे रात का उल्टा होता है दिन, आदान का प्रदान, आय का व्यय। एकार्थक शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कागज, कंप्यूटर आदि। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जो शब्द सुनने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि अंश, कंधा, अंश, हिस्सा। कर्म, कार्य, क्रम, सिलसिला। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कुल, योग, वंश, पक्षियों की आवाज। इनके बारे में विस्तार से आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। अगला है निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाटी, अंट, शंट आदि। हमने सीखा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है जो उत्पत्ति, रचना, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा ये इस अभ्यास कार्य के माध्यम से जान लेते हैं। पहले सोचकर बताइए, मरकटी एक तत्सम शब्द है या तद्भव? व्याघ्र,
का तद्भव रूप क्या है? आपका नाम रचना के आधार पर किस भेद में आता है? केला शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो ये आपको सोचकर बताना है। अब लिखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शब्द किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं? तो शब्द जो होते हैं बच्चों, वर्ण से बने हुए होते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के 4 आधारों पर बांटा गया है, जो उत्पत्ति, रचना, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर है। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देखें। इनमें अंतर बताइए। यौगिक और यौगरूढ़ शब्द, यौगिक जो होते हैं ये 2 शब्दों का मेल होता है, जबकि यौगरूढ़ जो होता है इसका अपना एक अर्थ तो होता ही है, साथ के साथ ये एक और अर्थ हमें प्रदान कर रहा होता है। जैसे कि दशानन, दशानन 10 सिर वाला, और इसका अलग अर्थ भी है। अगर हम कहें तो दशानन रावण को भी कहते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी अंतर बताएंगे। बताइए ये शब्द किस भाषा से आए हैं? अब चाय, कप, रिक्शा, रिक्शा जो है ये चीनी भाषा से आया है। चाय ये आपका किससे आया है? अंग्रेजी भाषा से आया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी शब्द बताएंगे कि ये किस भाषा से आए हैं। तद्भव शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। दूध, उसको हम अगर तत्सम में लिखें तो हम इसे दुग्ध कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी शब्दों के तत्सम रूप लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। आओ करके देखिए। संकेत के आधार पर शब्द पूरे कीजिए। बच्चे पीते और ताकत पाते। अब इसको आप 1 नंबर पे लिखेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम दूध कहते हैं, क्योंकि दूध बच्चे पीते हैं और इससे उनको ताकत मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार इन संकेतों को देखकर आप ये जो वर्ग पहेली है इसे पूर्ण करेंगे। ज्ञान परख, चित्र देखकर बताइए इनके नाम किस श्रेणी में आएंगे? रूढ़, यौगिक या फिर यौगरूढ़? तो आपको चित्र यहाँ पे देखने हैं। जैसे कि नाव है, इसे हम नौका भी कहते हैं। चिड़िया है, ठीक है, बैलगाड़ी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस श्रेणी में आते हैं। इन्हें हम रूढ़ कहेंगे, यौगिक कहेंगे या यौगरूढ़ कहेंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।